मेरी पहचान है, मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूं। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। कुछ अहम सिलसिले हैं इस वक्त। इलेक्शन हालांकि अभी बहुत करीब भी नहीं है, लेकिन बहुत अहम चीज़ें सामने आ रही हैं। इल्ज़ामात भी आ रहे हैं, इत्तेहाद भी हो रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी हो रही हैं। अगले वज़ीर आज़म की दौड़ में काफ़ी लोग शामिल हो गए हैं। दूसरी तरफ ये शिकायत जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है और इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत पर सख्त जानिब। इलेक्शन जिस हालात में हैं, जो माशी हालात है, अवामी हालात हैं, क्या कोई एक जमात इस मौजूदा मसाइल से मुल्क को, अवाम को निकाल सकेगी इलेक्शन के बाद? मौजूदा इख्तलाफात जो बहुत संगीन हैं, ये बता रहे हैं कि इलेक्शन के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो एक्सेप्टेबल शायद ना हो, पर अदम सियासी इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ जाए और यकीनन अदम सियासी इस्तेहकाम की बुनियाद पर मईशत को बड़ा धक्का लगने की उम्मीद है। पाकिस्तान में हकीकी लीडर्स की एक बार फिर कमी नज़र आ रही है, क्योंकि असूल इक़्तिदार के लिए तो लीडर नज़र आ रहे हैं। कौमी मफाद जो इस वक्त बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे मईशत पे और आवाम को इस बदतरीन हाल से निकालने में तमाम सियासी जमातों का एक मुफ़ाहमती किरदार नज़र। वही इलेक्टेबल की सियासत शुरू हो गई है, वही जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो गई है, वही इक़्तिदार में आने की सियासत शुरू हो गई है। इक़्तिदार लेकिन अभी से वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट सामने आ गए हैं। पार्लियामेंट में आने क्या वही या कोई नए चेहरे आएंगे? मुल्क को मुस्तकिल बुनियादों पर सही जमहूरी निज़ाम और मजबूत मईशत की ज़रूरत है, इस हो रहा है। इन इशूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ हैं जनाब सेनेटर हुमायूं मेम साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, आपका शुक्रिया, साबिक से ताल्लुक़ है, आपका शुक्रिया। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, आपका ही बहुत शुक्रिया। और सेनेटर हुमायूं मेमन, रहनुमा पाकिस्तान। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ, क्या कहते हैं सर मौजूदा हालात को देखते हुए? डॉक्टर साहब, आपने बड़ा जबरदस्त स्टार्ट लिया और लफ्ज इस्तेमाल किया कि आने वाले दिनों की जी और उसकी आपने एक वजह बयान की कि हमारे जो हकीकी लीडर्स की कमी। एक आपने ये पॉइंट कहा कि इलेक्टेबल्स की सियासत और क्या नए चेहरे, ये आपका तीसरा चौथा पॉइंट था। अच्छा, इन तमाम चीजों को जब आप ब्रैकेट में लेके आए तो के 2/3 मेजॉरिटी के साथ भी लोग आए, लेकिन सियासी इस्तेहकाम नहीं आया। असल चीज ये है कि संजीदगी के साथ और का तश्कील पाना और पार्टीज के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड का मौजूद होना, और पार्टीज उस बुनियाद पर उन लोगों को जो अहलियत, काबिलियत और जिनके अंदर किसी भी डिपार्टमेंट को या उस मकाम को समझने की सलाहियत भी हो और उस मकाम को चलाने की, पार्टीज के अंदर ऐसे चेहरे मौजूद होते हैं। लेकिन क्योंकि पार्टीज में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता,
तो पार्टीज के अंदर 15, 20, 22 आदमी, 25 आदमी हर पार्टी के अंदर उस लीडरशिप को काबू कर लेते हैं और फिर एक निहायत शदीद किस्म का घिनौना जो एक अमल है जो कि लीडर को ये समझने ही नहीं देता कि उसने किस तरफ जाना है, और इतनी ज्यादा मद्दासराई होती है जो शायद मुगल बादशाहों के लिए भी किसी ने इतने शेर नहीं पढ़े होंगे। चले वो शेर होता है, यहाँ पर तो जिस घटिया किस्म की चापलूसी और वो जो खुशामद की जाती है तो उससे किसी भी सेन आदमी को या उसके अंदर कोई जरासीम हो बैलेंस पर्सनालिटी के तो वो बड़ा उससे डिस्टर्ब होता है, लेकिन आपको ये कड़वे घूंट भी बर्दाश्त करना पड़ते हैं। तो जो इकोनॉमी है और जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, इस तमाम सिचुएशन को जब आप देखते हैं, जरूरत किस चीज की है कि ये जो एक आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर लोगों का एक अगेन ख्वाहिश जाहिर हो रही है, और वो जो प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश है हर पार्टी के अंदर से, वो उन्हीं कुछ लोगों की है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पार्टीज को बहुत संजीदा, पार्टीज को बहुत बुर्दबादी और पार्टी को बहुत वफादारी के साथ आगे बढ़ना होगा, और जो भी गवर्नमेंट बने चाहे वो एक दूसरे के साथ दोबारा इत्तेहाद करें, लेकिन अगर उसकी बुनियाद जो आपने पहले 4-5 पॉइंट्स दिए हैं उनको समझते हुए उस गवर्नमेंट की बुनियाद हो और बैलेंस ठीक हो और दुरुस्त लोग दुरुस्त मकाम पर आ गए कि जिनको गवर्नेंस का मालूम हो कि गवर्नेंस की कैसे जाती है और उसके साथ मिलकर अपने मुल्क को कैसे अपग्रेड करना है और कैसे वो जो कार्टेल्स हैं उनको हम कैसे क्लिप करें। पहले आए तो कार्टेल्स अपनी अपने बंदों को मुख्तलिफ मकामात पर बैठाने के लिए जो एक रवायती तरीका मौजूद है, जब वो उस गेम को ऑन करें तो हम मिलके जो भी गवर्नमेंट बने और तमाम मिलके उनको अगर हमने क्लिप कर दिया, वारदात डालने से रोक दिया, वो जो 10, 15, 20 दिन होते हैं गवर्नमेंट बनने के, तो यकीनन स्टेबल गवर्नमेंट बन सकती है जिनको ये एहसास हो कि हम खड़े कहां पर हैं। और आपको लग रहा है कि सियासी जमातों का जो इस वक्त मुल्क को सारे तो बात मफाहमत की कर रहे हैं और वाकई इस वक्त मुल्क को एक कौमी मफाद की मफाहमत की ज़रूरत है जिसमें मीसाक़ मईशत भी है और जिसमें आवाम को और मुल्क तरीन आपके जो महंगाई है उस दलदल से निकाल। किसी सियासी जमात के पास कोई आपने देखा रोड मैप जिसने दिया हो मुल्क को निकालेंगे आवाम को कि हम इस तरीके से इस दलदल से निकालेंगे? हमें तो सर कोई मुफाहमत नज़र नहीं आ रही है जो इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है। जोड़ तोड़ की सियासत, फिर इलेक्टेबल्स की चांदी हो गई है। वो सियासी वर्कर जो सीनियर वर्कर हैं पार्टी के वो बेचारे मुंह देख रहे हैं और इत्तेहाद सामने आ रहा है जो गैर रवायती इत्तेहाद है हुकूमत के लिए। और फिर एक बहुत बड़ी चीज़, इस इलेक्शन को जो ऑलरेडी मुतनाज़ा हो चुका है क्योंकि नहीं दी जा रही है, बड़ी सियासी जमातें जो पॉपुलर सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की वो क्लेम कर रही हैं, तो फिर क्या होगा सर? डॉक्टर साहब, लेवल प्लेइंग अगर ये तमाम चीज ठीक हो जाएगी, अगर हमने विद इन अपनी पार्टीज के लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया, मुहैया कर दिया, और उन लोगों को जिनका के जो अहलियत और काबिलियत की बुनियाद पर वो लोग हैं जो कि मकाम पर जिनको होना चाहिए, अगर उनको मकाम पर लाया गया तो फिर ये चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो हमारा जो एक रवायती अंदाज है सर, आपको नजर आ रहा है, कुछ बताएं। मैं हो जाएगा ये सर, हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं। तनाब एक्सपोर्ट को कम कर दिए, बढ़ा दिया जाएगा, कैसे अब टैक्स नेट को जो है वो ज्यादा लोगों को शामिल किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? अच्छा, आपके पास अगर ये चीजें हैं तो आज से पहले आप 2 हुकूमत में रहे हैं, क्यों नहीं किया? 16 महीने की हुकूमत में क्यों नहीं किया? 3 साल 7 महीने की हुकूमत में क्यों नहीं किया? उससे पहले की 5-5 साल की हुकूमत में क्यों नहीं? मुझे बताएं ना, मैं कहाँ जाऊं? डॉक्टर, उसका एक जवाब है, हो जाएगा। मुझे नहीं कहा सर, अभी कहाँ है? अभी देखिए, हम तो अभी तक तो वहीं खड़े हैं। पॉलिसीज बनना शुरू हुई
और कुछ अर्सा से पॉलिसीज दुरुस्त अंदाज में जाना शुरू हुई। मसलन अब इन पॉलिसीज को आगे हम खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब कोई एक पॉलिसी बना और बनी है? डॉक्टर साहब पिछले 5-6 महीने में कौन सी पॉलिसी बनी है बताएं ना सर, मुझे बताएं ना। चाहे आप इकोनॉमी है, चाहे आपकी इकोनॉमी है, सर कहां बनी है? चाहे निगरान हुकूमत जो कर रही है ना और फौज जो कर रही है उसको छोड़े सर। मैं तो निगरान हुकूमत और फौज पे नहीं आ रहा, वो तो मैं मान रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं जो अब आइंदा इलेक्शन में आ रही हैं, जो क्लेम कर रही हैं कि वो अब हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही हैं, तो उनके पास कौन है? उनके पास अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर हम आपकी इस बात को डिनाई करें और कोई ऐसी चीज कह दें कि जिसपे आप कहें कि बात कर दी नहीं है। हाँ, ये जो पॉलिसीज बनी हैं इस दौर के अंदर और इस निगरान सेटअप में और जो इस सिचुएशन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जिस एक लाइन के ऊपर लेके आए हैं इस मुल्क को, इनका तसलसल रहा और गवर्नमेंट ने आकर कोई कार्रवाइयां ना की। गवर्नमेंट जो भी बनी और उनने इस तसलसल को जारी रखा तो फिर उम्मीद है। लेकिन अगर आकर फिर वही काम, फिर वही जो एक टिपिकल पॉलिटिक्स है जिसमें डेली की बुनियाद पर फवायद हैं और समरात हैं कुछ लोगों के लिए, और फिर वही काम फाइलें और फिर वही कमीशन और फिर वही जात और फिर वही, सर वही चेहरे नहीं है। फिर जब वही चेहरे हैं, वही काम है, तो फिर आइंदा भी वही होगा ना। जब आज सर मैं हुज्जत करके अब जाऊंगा मुस्लिम लीग नून के रिप्रेजेंटेटिव और फिर वो भी इंतजार कर रहे हैं। जब आज कौमी मुफाहमत की जरूरत है, जब आज मईशत के राय की जरूरत है, जब आप तमाम सियासी जमात को अपने मफादात को भुलाकर अवाम और मुल्क के लिए बैठने की जरूरत है, तो कोई बैठ ही नहीं रहा है सर। आप क्या कहते हैं सर? जी दानिश साहब, आप जैसे दानिश जो उनके लिए, पूरी कौम के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि हमारा जो सियासी कल्चर है उसमें मेच्योरिटी नहीं आई अभी तक। ना हमारे इदारे सियासी लिहाज से उनमें वो बलूगत नहीं आई, और सियासी जमातें जो उनके अंदर वो जमहूरी कल्चर नहीं है। ये बिल्कुल हमारे दोस्त जमात में चंद लोग होते हैं जो अपनी क़यादत को जिन्होंने यरगवाल बनाया होता है, और आम जो मेंबरान है, वाकई ये है कि तो असेंबली के मेंबरान के सामने जो डिबेट होनी होती है, जो बिल, कोई करारदाद, कोई और चीज पेश होनी होती है, वो तो एन आखिरी लम्हे पे उनको पता चलता है और उनको कि आपने इसमें इसकी मुखालफत करनी है या हमायत करनी है। आम तौर पर सियासी जमातों में पाकिस्तानी पार्टियों की मीटिंग्स ही नहीं होती जिसमें किए जाए। कभी यह है कि अपने मेंबरान की राय, मैं तमाम सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ, उनकी राय यानी ये कि उन डिस्कशन हो, ये तबादला ख्याल हो, फिर यह है कि नतीजे में पहुंचा जाए, ऐसा नहीं होता। चंद अफराद जो है हर सियासी जमात की क़यादत के अंदर ऐसा होता है कि उन्होंने ये रुमाल बनाया का फैसला जो है वो 22 करोड़ आवाम का फैसला समझा जाता है। बड़ी किस्मती की बात है। दूसरी बात जो है ये भी देखें कि आप दानिशवरों को सोचना चाहिए, बहुत इस पे गौर फिक्र की जरूरत है कि इस वक्त सूरत ये है कि कोई यानी कि इल्ला माशाअल्लाह तकरीबन तमाम उनकी सूरत ये है, वहां पे लीडरशिप से कुर्बत के जो तरीके हैं नहीं है, वो इंटेग्रिटी नहीं है, वो किरदार और अमल नहीं है, वो क्या है, वो और चीजें हैं कि खुशामद है, आप लीडरशिप के है, इस तरह की चीजें हैं जो रिक्वायरमेंट्स बन गई हैं। ये है कि ये तमाम मुल्क की दानिशवरों को, ये और सिर्फ ये है कि मैं गुजारिश करूं कि ये सिर्फ कोई सियासी मैदान, ये पोलिटिकल फील्ड को ऐसा एक्सेप्शन नहीं है। तमाम शोबों में, आपके अपने शोबों में भी यही सूरत है। कहीं मेरिट, कहीं इंसाफ, कहीं वो जो है कदर, इज्जत और वो उसकी ड्यू एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन, वो नहीं है। और जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऊपर जाने के लिए बड़ी कौम में मजबूरी तौर पे तमाम में ये सूरत है कि वो जो है वो मेरिट का वो कोई पास नहीं है। वो जो एक बदयांती करप्शन जो है, नफरत जिस तरह होना चाहिए
पॉलिटिकल तो वो नहीं है। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि मुल्क में पॉलिटिकल सब करप्शन से नफरत नहीं है। करप्शन से नफरत का पता चलता है टेस्ट पहला क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ टीम। इमरान खान साहब लेके आए थे करप्शन के खिलाफ, तो दाएं बाएं उनकी जो टीम थी, क्या वो बड़े धुले और साफ सुथरे लोग थे, यानी बाकिरदार लोग थे। बिल्कुल ये है कि आपकी सिलेक्शन ऑफ टीम से पता चलता है कि आप अपने नारों में कितने मुखलिस हैं। और ये है कि ये कोई इदारा भी, फिर मैं कहूंगा कि बड़ी बदकिस्मत कि जिस तरह की नफरत होनी चाहिए हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप में, वो नहीं है। जब तक ये नफरत पैदा नहीं होगी करप्शन के खिलाफ। और दो असूल हैं दानिश साहब आगे बढ़ने के लिए, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। हमारा असूल क्या होता है, हर हुकूमत का, हर हुक्मरान का, उसका असूल है यस मैन फॉर एवरी जॉब, यस मैन फॉर एवरी जॉब। ये है असूल हमारा। और ये तक कि हम कैसे आगे कैसे बढ़ेंगे, जब तक राइट मैन फॉर असूल हम नहीं अपनाएंगे, जब तक जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन और करप्शन से नफरत का इजहार जो है वो आपकी सिलेक्शन ऑफ टीम से पता चलता है कि किस कदर। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारी सियासी जमातों में जमहूरी कल्चर होना चाहिए। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को मेरिट पे फैसले करने चाहिए। देते वक्त उनको अहम जिम्मेदारियां देते वक्त भी ये खुशामद को, मुखालफिन को गालियां देने वाला कल्चर, बदजुबानी वाला कल्चर, इसको तो ये देखिए ये जो है ना, ये बड़ा मुश्किल काम आपने लीडरशिप को दे दिया है, क्योंकि ये नहीं आपको भी दिया है दानिश साहब, आप जैसे दानिश बिल्कुल सारे शोबे जो है ये जो है उनका नहीं आ रहा है। बिल्कुल आपसे सियासत हो, खा सियाफत हो, खा ब्यूरोक्रेसी हो, खा मिलिट्री हो, सबका ये करप्शन से नफरत नजर नहीं आती। बहुत सही बात की आपने, बहुत मुनासिब बात की है। वैसे तो सियासी जमातें पाकिस्तान में कोई सियासी जमहूरी जमात तो है नज़र नहीं आती हमें, अगर है तो कोई दलाइल दे। हमें तो प्राइवेट एक कंपनी नज़र आती है जिसका एक मालिक होता है और उसके नीचे ये सारे लोग, सबसे बड़ा खुशामदी होता है, वही सबसे बड़ा ओहदा लेके आगे बढ़ रहा होता है और बार बार लेता है, बार बार नाकाम होता है और बार बार वही आ जाता है। जी तो जनाब सेनेटर हुमायूं महमूद साहब के साथ, सर क्या देख रहे हैं सर, इलेक्शन अगर इसी तरह हुआ तो आगे क्या होगा सर, क्या सूरत हाल बन रही है? कहाँ है कौमी, कहाँ है मेरिट, कहाँ है बैलेंस, कहाँ है मफाहमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे इस वक्त क्या काफ़ी पिछले 40-50 साल से पाकिस्तान का जो सबसे आया है सिंस मेरे ख्याल में 1980s, जब से एक डिक्टेटर ने एक बंदे को वो ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस आ गए हैं। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स जो है ना वैसे है, आप लोगों के लिए काम करते हो, उनको उनकी मुश्किलें आसान करते हो, आप आवाम के जो मसले हो, आप अपने मुल्क के लिए जो सही डिसीजंस है वो लेते हो। हुआ ये है कि हमारे इधर बिजनेसमैन आकर पॉलिटिशियन बन गए। अब बिजनेसमैन जो होता है वो बेसिकली कमाता है, तो उन लोगों ने पॉलिटिक्स को कमाई का जरिया बना दिया। उन्होंने कमाना कैसे शुरू किया कि कभी एक जगह से किसी तरीके से अपनी कंपनी को ठेका दे दिया, अपने कजन की कंपनी को ठेका दे दिया, एंड आप देखते गए बहुत अजीब अजीब डिसीजन हुए हैं। जो सबसे रीसेंट और सबसे बड़ा अजीब डिसीजन था, जो मतलब मैं ये याद रखे, जो सबसे था वो आईपीपीस का था। आईपीपी ये पॉलिटिकल पार्टी वाला आईपीपी का नहीं, ये भी खैर गंदा ही है लेकिन मैं उस आईपीपी की बात कर रहा हूं जो इंडिपेंडेंट ने इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग में आपने इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर दी है कि आपने बना दिए तो 41,000 कैपेसिटी 28,000। अब आप उनको कैपेसिटी के मद में आप 13,000 जो मेगावाट्स है उसके आप पैसे दे रहे, चाहे आप इस्तेमाल करें या ना
डिसीजन ये क्यों लिया गया था? ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, और सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी रिसेंटली अगर आप देखें, इंपोर्टेड कोल है। इंपोर्टेड कोल का हम लोगों ने 1320 मेगावाट का साहिवाल में लगाया है, जहां पे सबसे पहले तो इनको लोकोमोटिव लेना पड़ा, तकरीबन 12 मेरे ख्याल में वो बॉडीज लेनी पड़ी इन ऑर्डर के कराची से साहिवाल तक कोल को लेकर आए। उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अच्छा, पूछा गया था आपने साहिवाल में ये इंपोर्टेड कोल का क्यों लगाया, तो उनके अल्फाज सुनिए तो आपको समझ आएगी इस मुल्क के साथ क्या रहा। उन्होंने कि मेरे इलाके में लोग बिजली बनते हुए देखे। जब हम इस किस्म के पॉलिटिशियंस जो कि इंटेलेक्चुअल उनकी बात करते हैं, जी जी बोले बोले। अच्छा, जब हम इस किस्म के पॉलिटिशियंस ले आएंगे तो हिसाब किताब तो डॉक्टर साहब ने बात की थी कि जब कप्तान आए थे तो उनके दाएं बाएं कौन थे? वो दाएं बाएं आज आईपीएस में बैठे हुए हैं, इन्हीं के साथ बैठे हुए, और ये उनको साथ लेकर चलने के लिए। अच्छा, हो क्या रहा है अभी हो ये रहा है कि उन्होंने तो सारी उन्होंने सारी जमात, उन्होंने तो बड़ा मेरिट की गुफ्तगू की है। डॉक्टर निसार सियासी जमातों को तनकीद का निशाना बनाया है कि मेरिट नहीं है। मैं उनसे एग्री करता हूं। देखिए, मैं उनसे एग्री करता हूं, और ये हमेशा से ये हो रहा था कि, और ये नहीं है, हर जगह पे होता है। ये जो आप चाहे अमेरिका में देख लें, बाकी जगहों पे भी देख लें, वहां पे हमेशा आपके पास बाज लोग ऐसे आ जाएंगे जो आपकी खुशामद करते हैं या उस करते हैं। वो हर जगह पे होता है, ठीक है। लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। व्हाट वाज डिफरेंट इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं नंबर्स के साथ आता हूं। अच्छा, जो बिजनेसमैन है ना, वो समझता है कि जब आप 10 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1 साल में 10 रुपए नहीं मिलता, आपको तीसरे साल में रिटर्न होना शुरू होता है, और 5वें साल में आपका रिटर्न तकरीबन जिसको हम ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है, हो जाता है, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आई थी तो हमारे पास, लेट्स से मैं एक्सपोर्ट्स की बात करता हूं, उस वक्त 22 या 23 बिलियन पे था एक्सपोर्ट, ठीक है। और पे गया 2019 में, 2020 में जरा डिप किया, वो वापस 23 पर आ गया। उसके बाद 2021 में वो चला गया 25। टारगेट रखा था 27 बिलियन का एक्सपोर्ट का किया था कि 2022 में होगा। हमने अचीव क्या किया? 28 को अचीव किया, सॉरी 26 का रखा था हमने 28.83, ऑलमोस्ट डबल 2 बिलियन। आप कारकर्दगी पे आ रहे हैं, फाइनेंशियल मैटर पे आ रहे हैं, तो फिर तो ये सवाल आएगा कि देखें, आपके पास जो काबीना थे, आपके पास जो लोग थे, आपके पास जो मुशीर थे, आपकी हुकूमत 3 साल 7 माह में जो करप्शन हुई है वो भी मौजूद है सामने। आपके दौर में भी बड़े बड़े करप्ट केसेस बने हैं, आपके दौर में भी बड़े बड़े मुशीरान हैं जो इस वक्त मसलन करप्शन के कितने केस हैं। अभी देखिए ना, एक अलकादिर ट्रस्ट का केस अब आपके सामने आ चुका है। इसके अलावा केसेस हैं। मैं तो इस वक्त इस पे नहीं जा रहा, नहीं मैं इस पे नहीं जा रहा। मैं थोड़ा सा एक बात मैं आपको कहूं, मुझे तो ये बता दें कि PTI में इमरान खान के इर्द गिर्द बैठे हुए लोग, अगर आप ये तनकीद कर रहे हैं कि जनाब हमारे पास बहुत साफ सुथरे लोग थे, तो भैया ये वही तो थे जो दूसरे पार्टियों में जो है वो मौजूद थे, और वो उन्होंने करप्शन की। आपके अंदर अभी आके करप्शन की। परवेज इलाही आपके, मोनस इलाही आपके हिस्सेदार जनाब। इसके अलावा आपके कौन कौन, बुखारी कहाँ है, उन पर भी करप्शन का चार्ज है। उस शहजाद अकबर कहाँ है, उन पर भी करप्शन का चार्ज है। तो कहने का मतलब है, मैं इस पर नहीं जा रहा, फाइनेंशियल मैटर पर नहीं जा रहा, मैं तो इस मौजूदा इस वक्त जो सियासी हालात हैं इसके ऊपर आप मुझे ये बताएं कि हम कहां खड़े हैं। सर, इसमें तो इस वक्त हम समझे कि खड़े छोड़े हम लेटे हुए हैं, ठीक है। और उसकी वजह यह है कि हम लोग एक नया तजुर्बा कर रहे हैं, एक चूचू का मुरब्बा बनाने के लिए, एक ऐसा मुरब्बा बनाने के लिए जिसमें मेरी नजर में एक आप कचरे से सारी चीजें बना रहे। जिन लोगों की हिस्ट्री है कि उन लोगों ने डिलीवर नहीं किया, जिन लोगों की हिस्ट्री है कि उन लोगों ने इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट रहे हैं, हम उन लोगों को लेकर आ रहे हैं। देखिए, अगर आपने इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, द ओनली वे फॉरवर्ड, और अगर आप अपने राइट और लेफ्ट देख लें, मतलब जो आसपास के जो मुल्क है, जिसमें लेट्स से इंडिया देखते हैं और बांग्लादेश देखते हैं, क्या इंडिया में
है क्या बांग्लादेश में करप्शन नहीं, जरूर है, लेकिन वहां पे एक चीज सही चल रही है, वो ये है वहां पे पॉलिटिक्स सही चल रही है, वहां पे डेमोक्रेसी सही चल, डेमोक्रेसी फल फूल रही है। जब डेमोक्रेसी फल फूल चलती है ना और अपने टेन्योर के लिहाज से सही जा रही होती है, तो वो एक हिसाब होता है, वहां से चीजें चेंज होनी शुरू होती है, वहां से चीजें बेहतर होनी शुरू होती है। हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि प्रोसेस को आगे जाने नहीं दे रहे। हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस पूरा सर्कल नहीं कंप्लीट करता, वो दरमियान में रुकता है। हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है ना, उस लिहाज से अब फॉर एग्जांपल ये लोग कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ हट गए थे, हाँ हट गए थे, लेकिन उनकी पार्टी का उनका टेन्योर पूरा 5 साल हुआ था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग हुई थी, उससे पहले जो पीपल्स पार्टी का था वो 5 साल पूरा हो गया था। ठीक है, ये सारे प्रोसेस चल रहे थे उस लिहाज से। जो देख रहे हैं इसमें जो सबसे बड़ा मसला ये कि जब आप जो सबसे पॉपुलर पार्टी है, जब आप उसको माइनस करने के चक्रों में और माइनस करने के चक्रों में पता है कि अगर वो बैलेट पर आ गई तो फिर आप उससे जीत नहीं सकते। तो जब आप उसको माइनस करेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। जब क्रेडिबिलिटी, ऑलरेडी एक और पॉलिटिकल पार्टी है पीपल्स पार्टी जो इसके ऊपर सवाल उठा रही है, तो जब ये दो बड़ी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज और प्रॉब्ली जमातें, ये लोग इसमें से खुश नहीं होंगे। आप मुझे बात बताएं, इधर के जो आप कह रहे थे कि पॉलिटिकल इस्तेकाम हो जाएगा, वो कहां जाएगा? वो टुकड़े में। अब आप मुझे बात बताएं, उससे हमारे यहां पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी? कभी नहीं आ सकती। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर आपने लानी है तो सर आपने एक फ्री फेयर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। उसमें बाज दफा आपको कड़वे घूंट लेकर करना पड़ता है और कहीं ना कहीं आपको जो बेस्ट टीम है उसको कहना पड़ता है कि यार तुम बेस्ट हो। मैं ना भी चाहूं, मुझे पता है इंडिया की टीम हमारी टीम से बेहतर है, तो आपको बाज दफा उनको वो क्रेडिट देना पड़ता है, चाहे आप खुश हो। दैट इज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, दैट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज द स्पिरिट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। इफ यू डू नॉट रिस्पेक्ट दैट, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो सर आप आगे नहीं जा सकते। सही बात की है, बहुत सही बात की है, बहुत सही बात की है। अगर आप लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे, तमाम सियासी जमातों के साथ यकसा सलूक नहीं करेंगे और इदारे खासतौर पर इलेक्शन कमीशन अपना साफ और शफाफ नहीं करेगा और निगरां हुकूमत साफ और शफाफ काम नहीं करेंगे, तो फिर आने वाला इलेक्शन जो अभी से मुतनाज़ा हो पैदा करेगा या सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करेगा। यकीनन वो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करेगा, और अगर सियासी अदम इस्तेहकाम खराबी होगी और ये मुल्क के लिए ख़तरनाक है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, फिर वापस आता हूँ। वेलकम बैक जी। खुर्रम हमीद रुकनी साहब, पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पॉपुलर सियासी जमात कौन है, और ज़ाहिर है इसका फ़ैसला इलेक्शन करेगा, और इलेक्शन हुआ तो वो ये फ़ैसला करेगा। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ हमें ये बता रहे हैं कि किसी सियासी जमात को मौजूदा हालात में, क्योंकि हम भी आवाम से मिलते हैं, बिजनेसमैन से मिलते हैं, आवाम बहुत बदज़न है, बददिल हैं सियासी जमातों से, सियासी लोगों से, और वो ये समझते हैं कि ये इलेक्शन सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए है। उनके लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। इवन कि अगर आप आइनी तरमीम देखें, जब से 70 से लेकर पाकिस्तान में पार्लियामेंट में तरमीम हुई है, वो भी मफाद के लिए की गई है। ज़्यादातर 80% से ज़्यादा आइनी तरमीम यही जागीरदार, वडेरे, सरमायादार, यही ज़्यादातर जो लोग पार्टी में जो बैठे हुए लोग हैं, वही पुरानी चेहरे, वही 40 साल से मौजूद हैं। तो अवाम तो मायूस है। अब पता नहीं इलेक्शन में अवाम निकलेगी, और फिर एक और बात जो बड़ी जमातें कह रही हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। जाहिर है उनके वोटर्स, उनके सपोर्टर्स, उनके जो लोग हैं वो कितने मायूस हो रहे होंगे। तो इलेक्शन अगर हो भी गया तो रिजल्ट मुतनाज़ा, इलेक्शन मुतनाज़ा, और फिर अगर फ़र्ज़ करिए जीत भी
मेजॉरिटी भी नहीं हासिल कर सकता। लगता है इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, और हम 16 माह की 11 सियासी जमातों की 85 काबीना देख चुके हैं सर, और इससे इत्तेहादी हुकूमत 3 साल 7 माह की, तो रिजल्ट तो 0-0 है सब जगह। डॉक्टर साहब, इत्तेहादी हुकूमत बने या के साथ आ जाए, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ पॉलिसीज हैं जिनका आम लोगों के लिए उनका जारी रखना किसी भी पार्टी के लिए लाजिम है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली चीज क्या है कि आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को लाएं और उसको एक दुरुस्त तरीके के साथ नाफिज कर दें। मैं कितनी बार आपके प्रोग्राम में भी पहले भी कह चुका कि जनरल परवेज मुशर्रफ के टाइम को चाहे जो मर्जी कमाल का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एस्टैब्लिश करके पाकिस्तान के अंदर आ गया, और हमने पॉलिटिकल लोगों ने आते ही उस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को उठा के गद्दी की टोकरी में फेंका, और उस दिन के बाद की फिर हमारी यही कल्चरल एक पॉलिटिक्स है जो चल रही है। जरूरी चीज यह है कि चाहे 2/3 मेजॉरिटी के साथ आए, चाहे कोलिशन गवर्नमेंट आए, आने के बाद जो पहली रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने कहा कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, लोगों के साथ लोग रहते हैं प्रेजेंट में, हाल में, उनको आज के दिन में अगर सुकून नहीं मिला तो लॉन्ग मामला जो है वो तो मुल्की मामला है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का फर्स्टली पहले साल में ही एस्टेब्लिश कर देना ये लाजिम है, तब लोगों को रिलीफ मिलेगा, और ये जो एक बेचैनी की कैफियत है, जो लोगों के मसाइल हैं, उनको जब आप हल करेंगे तो लोग काम हो जाएंगे। दूसरी चीज है आपकी बेहतर मईशत। आप जिन पॉलिसीज को लेके जा रहे हैं, चाहे आपकी टूरिज्म है, चाहे आपका ये जो है मादनियात है, चाहे आपके दीगर जो है दूसरे ममालिक के साथ, आप जब उस मईशत की और मुआशरी पॉलिसीज को दुरुस्त अंदाज में बहाल रखेंगे, और आईपीपी हमारे वाली तो डॉक्टर साहब ने कहा कि उसको बुरा भला कहा, हमारी आईपीपी बेहतर आईपीपी है। जिस आईपीपी पे नुक्ताचीनी करनी चाहिए थी उसके ऊपर दुरुस्त नुक्ताचीनी की कि वो वाली पॉलिसीज खत्म हो, और कोई भी जो गवर्नमेंट के अंदर आए तो वो इतनी अच्छी हरकतें से टूटकर को आईपीपी ना बने, यानी बस चलाते चलाते खड्डे में ना फेंक दे। डॉक्टर साहब, हमने तो खड्डे में गिरी हुई बस से जलते हुए मुसाफिरों को बाहर निकाल उनकी जानें बचाकर एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जिसको आईपीपी कहते हैं, तो इस आईपीपी को बुरा ना कहिए। जो अहम तरीन चीज थी वो डॉक्टर चीमा साहब ने, डॉक्टर साहब एक निशान पॉइंट्स दिए कि मैच्योर सियासी कल्चर का फुकदान, और इदारों का मजबूत ना होना, और करप्शन से नफरत का होना है। किसी भी गवर्नमेंट के अगले 5 साल या 20 साल या 30 साल कोई भी आएगा, चाहे वो कमजोर आए, पार्टीज मिल के आए, चाहे वो 2/3 मेजॉरिटी से आए, डजंट मैटर। अगर मैच्योर सियासी कल्चर यानी आपने पॉलिटिकल एक्सीलेंस और कहा कि वो फरेबी नारों से निकल आए और खुशामदियों से बचकर ऐसे जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी के चांसेस बिल्कुल हैं। सर एक सवाल यहाँ पे छोटा सा पूछ लूं, आप निसार से भी, सेनेटर हुमायूं मेमन, आप तीनों से बहुत सारी बातें मेरा ख्याल है जो लोग सुन रहे होंगे, लेकिन सर मुझे ये बताएं ना, बात तो अल्लाह जाने कि इलेक्शन के बाद क्या होगा, लेकिन अभी जो सिस्टम मौजूद है हम जिस जगह पे, वहां पर कहाँ मैच्योरिटी, कहाँ आप पाकिस्तान को, मुल्क को, मईशत को, अवाम को और तमाम सियासी जमातों को लेकर चलने के लिए तैयार। ये नज़र आ रहा है कि अवाम की तरफ तो देखा ही नहीं जा रहा है, हमें तो इलेक्टेबल्स की तरफ हम देखते हुए नज़र आ रहे हैं, हम तो भाग रहे हैं इलेक्टेबल्स की तरफ, हम भाग रहे हैं गेट नंबर 4 की तरफ, हालांकि हम सब जमहूरी जमात हैं। हम गेट नंबर 4 को राज़ी कर रहे हैं कि हमें आप इक़्तिदार में लाएं तो हम आपके वफादार हों। सर हमें तो आप आज का बताइए, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर मैच्योरिटी कल करेंगे, कल हुकूमत के बाद लोकल बॉडीज पे जाएंगे, सर वो कहाँ नजर आ रही है? हमें तो नजर नहीं आ रही, हमें तो सिर्फ ताकत हासिल करने के लिए, इख्तिदार हासिल करने के लिए वो चीज नजर आ रही है। सर इसका बताएं ना, कहाँ मैच्योरिटी है? डॉक्टर साहब, जो कुछ भी होना है वो कल ही होना है। अच्छा, आज कुछ नहीं होगा। आज तो मैं अपने किरदार के साथ या अपने विजन के साथ कोई चीज ऐसी रखूंगा कि ये है मामला जिसके साथ हम लेके चलेंगे, लेकिन अवाम तो नाश जो है
आमतुन्नास की जो कंफ्यूजन है और उनकी जो एक बेतबारी है और उनके अंदर जो एक एतमाद का फुकदान है के अंदर और लीडरशिप या पार्टीज के अंदर जो एक खिला है, ये तभी पुर होगा जब ये जो चीजें, चाहे अच्छी बातें हम कर रहे हैं, चाहे इनको आप किताबी बातें कहें, अमल होगा तब जाके। सर ये मैं फिर ऑब्जेक्शन करूंगा। मैं अपने वोटर को अट्रैक्ट करूं कि आओ हमें वोट दो, उसके लिए मैं क्या दे रहा हूं? इलेक्शन तो बात की बात, मैं अपने वर्करों को क्या दे रहा हूं? मैं एक प्राइवेट पार्टी बनाकर एक मालिक बन गया हूं, डिक्टेटर बन गया हूं। मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो सिंसियर अच्छे लोगों को आगे नहीं आने देते हैं, जिनकी लाजवाल कुर्बानी। मैं अगर अच्छे अपने वर्कर को, अपने वोटर को रिस्पेक्ट दूं आज, इज्जत दूं आज, उसको टिकट दूं आज, तो वो मेरे लिए काम, और फिर मैं आवाम को वो रोड मैप दूं जिसकी बुनियाद पर बता सकूं कि कल हुकूमत में मैं आकर तुम्हें इन तमाम परेशानियों से निकाल दूं, तो वो आज देना पड़ेगा चीजें। आपके पास 1.5 मिनट है सर। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत उम्दा पॉइंट लाया। इसको मैं कहूंगा कि जब हमने सेठ कल्चर का खात्मा किया और हमने पार्टीज को एक दुरुस्त अंदाज में एक सिस्टम बनाकर आगे लेके जाना शुरू किया, तो डेफिनेटली इसके समरात आएंगे। लेकिन आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूं कि आज के दिन तक पार्टीज के अंदर सेठ कल्चर राइज है और सेठ के मिजाज के मुताबिक वो जो प्राइवेट पार्टी, जो आप एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो उसके मुताबिक चलाई जा रही हैं। लेकिन आवाज भी तो बुलंद हो रही है, इन चीजों की निशानदेही भी तो हो रही है। आप जैसे लोग भी बैठे हैं, हम भी आज बोल रहे हैं, तो ये नहीं है कि बेहतरी की तरफ हम जा नहीं सकते। फिर कहता हूं, ये जो पॉलिसीज पिछले 6-7 माह से है, इनका तसलसल, तो फिर रहने देना सर, फिर इसी को काम करने देना, खुदा के लिए रोकड़ी साहब। फिर इनको मईशत को बेहतर करने दे, जब मईशत बेहतर हो जाएगी तो फिर इलेक्शन हो जाएगा। क्या जरूरी है सर इलेक्शन? उस इलेक्शन का क्या फायदा जो अभी से मुतनाज़ा है, और जो कल अदम सियासी इस्तेहकाम पैदा करेगा, उस इलेक्शन का क्या फायदा? क्या कहते हैं डॉक्टर निसार साहब? पर आखिरी 30 सेकंड जी बोले 30 सेकंड बोले 30 सेकंड। डॉक्टर चीमा साहब ने एक बात की थी कि इदारों का मजबूत होना, हमने हम इदारों की मजबूती की तरफ आज जा रहे हैं। इंशाल्लाह इसका तसलसल रहा, इदारे मजबूत हुए तो फिर ये तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी। सर चलें, बड़ी अच्छी बात है, दुआ करते हैं सर। क्या कहते हैं डॉक्टर निसार चीमा साहब? देखिए, रोकड़ी साहब ने बड़ी असूली बातें की हैं, लेकिन मेरी सबमिशन ये है कि इदारों से मुराद सिर्फ एक मखसूस हमारी फौज का इदारा नहीं है। ये है कि बहुत मजबूत हुआ है, लेकिन यह है कि हमारी पार्लियामेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम कमजोर हुई है, हमारी सियासी जमातें कमजोर हुई हैं, और जिस तरह उनको मुस्तहकम मजबूत होना चाहिए था, जिस तरह यहाँ पे ये कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती का तस्वर जो है वो नजर आना चाहिए था, वो नहीं नजर आ रहा। देखें, गुजारिश ये है कि मैं फिर ये कहूंगा कि बिल्कुल सही बात है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। ये कौम का हक है जिसको चाहे मुंतखब करे, और ये है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना भी चाहिए और मिलता हुआ नजर भी आना चाहिए। और तभी ये है कि जो आने वाले इंतखाबात हैं उनकी साख कायम हो सकेगी, उन इंतखाबात के नताइज की सूरत में जो हुकूमत कायम होगी उसकी क्रेडिबिलिटी कायम हो सकेगी। तो ये बहुत जरूरी है। और मैं देखें, ये एक ख्वाब ही है, एक दुआ है कि अल्लाह ताला बस ये है कि हमारे तमाम इदारों को, तमाम इदारों की क़यादत को ये तौफीक बख्शें कि वो ये है कि मेरिट की पासदारी करें, राइट मैन फॉर द राइट जॉब का असूल जो है उस पर अमल पैरा हों, और जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, ये बड़े दो असूल जो है ये डॉक्टर निसार अहमद साहब क्या देखें ना, जाहिर है पाकिस्तान, दुनिया भर में हम देखते हैं कि जो लीडरशिप आती है वो ट्रेड यूनियन से आती है, लेबर यूनियन से आती है, स्टूडेंट यूनियन से आती है, लोकल बॉडीज से आती है। हमारे यहाँ तो यहाँ पर इनके ऊपर जो असर सियासी जमातें करती हैं वो तो दुनिया को पता है। सर मुझे ये बताइए कि क्या ये बेहतर नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर 1000 जो सियासी लोग हैं, जो बहुत ही ज़्यादा आपके इस पाकिस्तान में हर दौर में 40 साल से वही वज़ीर आज़म आ रहे हैं, वही मिनिस्टर आ रहे हैं, वही MNA आ रहे हैं, वही MP आ रहे हैं, वो खुद ही इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएं, सियासत करें लेकिन इक़्तिदार से बाहर हो जाएं, तो कुछ बेहतरी आ जाएगी सर?
देखें देखें डॉक्टर दानिश साहब, देखें ये वक्त गुजरने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ संजीदगी भी आती है। तजुर्बे का कोई नेबल बदल नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। यह है कि उनसे, बुजुर्गों से बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि कोई कम उम्र हो, ज्यादा उम्र वाला हो, कोई वर्कर हो, कोई लीडर हो, जब तक, जिस तरह मैंने कहा कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब का असूल जो है उसको हर वक्त पेश नजर रहना चाहिए। कोई इदारा हो, कोई सूबा हो, मुल्क हो, जब तक सही चुन के सही फर्द जो है उसको जिम्मेदारियां नहीं दी जाएंगी, सिस्टम ठीक नहीं होगा। और देखिए, बात यह है कि सिर्फ ये निजाम की बात नहीं है, असल बात यह है, निजाम तो हमारे यहाँ जैसा भी है वो एक चल रहा है, निजाम तो है एक जमहूरी निजाम, सोकार जमहूरी निजाम। एक 73 का आइन जो है वो इस वक्त ये इन प्लेस है। लेकिन ये है कि असल बात यह है सिस्टम की नहीं है, सिस्टम चलाने वालों की है। और जो सिस्टम जो डिलीवर नहीं कर पा रहा है, जिस तरह वो मशहूर अंग्रेज शायर अलेक्जेंडर पोप ने कहा था कि फॉर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लेट फूल्स कंटेस्ट, वट एवर इज बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड इज बेस्ट। जो सिस्टम डिलीवर करता है वही सबसे अच्छा होता है। और डिलीवर करने के लिए जो है सबसे बुनियादी असूल है राइट मैन फॉर द राइट जॉब। ठीक है, बहुत सही बात कही है। सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, क्या कहते हैं जनाब, सूरत हाल क्या है, कहाँ पे हम खड़े हैं, किस जगह लेके जा रहा है इलेक्शन हमें, आइंदा सियासी अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, फिर क्या सूरत हाल होगी, इदारे कैसे मजबूत हो, पार्लियामेंट कैसे मजबूत हो, अदलिया कैसे मजबूत हो, इलेक्शन कमीशन पे आप जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, निगरां हुकूमत को आप बी टीम कह रहे हैं, तो पूरा का पूरा इलेक्शन ही जो है वो मतनाज़ा हो गया सर। देखिए, हम जो निगरां हुकूमत है हम उसको क्यों बी टीम कह रहे हैं। अगर आप देखें अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो किस तरीके से उनके साथ चल रही है, उनको फैसिलिटेट कर रही है। हमने देखा है कि अभी ये लोग कह रहे हैं कि जी ये जो बाप पार्टी थी ये तो हमारे ही लोग थे, और वो अगर दोबारा हम में जम हो रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। हमने ये देखा है कि प्राइम मिनिस्टर और जो ऑपोजिशन लीडर थे, ऑपोजिशन लीडर उसी पार्टी के अंदर जिसके प्राइम मिनिस्टर से जम होना चाहते हैं। तो जब ये दोनों मिल के एक ऐसे शख्स को नॉमिनेट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर के लिए, केयर टेकर के लिए, जो इन्हीं की पार्टी का बंदा था बकौल उनके, तो इसका मतलब ये है कि वहां से ही बेईमानी शुरू हो गई थी। इन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट ही बेईमानी की बेसिस पे लगाया था, इनकी नीयत उधर से ही साफ नहीं थी, क्योंकि इन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर अपनी एक पार्टी का जो एक्स मेंबर था और चाहता था वापस चला जाए। जो इनका इंटीरियर मिनिस्टर एज ऑफ टुडे है वो इन्हीं की पार्टी का पिछली हुकूमत में वो होम मिनिस्टर था, उस वक्त भी यही था। अच्छा, उसके अलावा उसके अंदर 3-4 और ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि इन्हीं की पार्टी के थे, इन्हीं के साथ थे। तो यहाँ तो मतलब जब आपकी नीयत थी शुरू से खराब थी तो आप उसके आगे क्या करोगे। अच्छा, उसके बाद फिर जब हम बात करते हैं इदारों की और हम कहते हैं इदारे मजबूत होने चाहिए, अगर आपने इदारों को खोखला करना है तो आप इदारों में लोगों को एक्सटेंशन देना शुरू कर दें। एक्सटेंशन देने का मतलब ये हो जाता है कि इदारे के अंदर जो नेक्स्ट इन लाइन है वो इस काबिल ही नहीं है कि वो आगे जाके कुछ काम कर सके। दैट मीन्स उस इदारे की जो पूरी एक जो क्रेडिबिलिटी है आप एट स्टेक लगा लेते हैं, और उसके अलावा अगर कोई क्रेडिबल बंदा था भी तो वो खराब हो जाता है। नंबर 2, हम हिस्ट्री देख लेते हैं। हर वो शख्स, चाहे वो जितने भी डिक्टेटर्स थे, वो आए बड़ी अच्छी नीयत से होंगे, लेकिन जो ही उन्होंने 3 साल का अपना टाइम पीरियड पूरा किया है, उनको आप देखें उनका एक्शन प्लान ही बदल गया है। उसकी वजह यह हो जाती है कि उसके बाद उनको पता होता है कि अब अब दे आर ऑन अ कॉम्प्रोमाइज पोजीशन, सो वहां पे वो कॉम्प्रोमाइज शुरू कर देते होते हैं। तो अगर हमने इस सारे सिस्टम को हमने ठीक करना है तो हमने अपने इदारों के साथ बेईमानी नहीं करनी हमने। और सबसे जो स्ट्रॉन्ग इदारा है वो है आपकी अवाम। आप अपने अवाम को क्यों नहीं जाते हो, उनके पास क्यों नहीं जाते हो? आप इलेक्टोरल प्रोसेस को क्यों नहीं बेहतर करते हो? आप उसके लिए क्यों नहीं कोशिश करते हो कि हम इस चीज को ठीक करें? देखिए, एक
जिसे कहते हैं ना एवोल्यूशन, जो इलेक्टोरल एवोल्यूशन है ना, वो ग्रेजुअली आता है, एकदम नहीं आता, और आपने उसको रहने देना है। और इसमें ये मैन्यूवरिंग करना और वो मैन्यूवरिंग करना, ये चीज़ें गलत हैं। उसके बाद फिर हमारे चंद एक बीच में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सहाफ़ी भी हैं कि जिन्होंने प्रॉब्ली शायद इमरान खान के सिर्फ एक वो शेरू कुत्ते का इंटरव्यू नहीं कराया, बाकी उन्होंने हर चीज़ का इंटरव्यू करा दिया। अच्छा, ऐसे ऐसे सवाल हैं कि मुझे बात दफ़ा शर्म आती है कि मैं अगर किसी से पूछूं कि यार तुम्हारे उसके नौकर को बुला के कहूं कि यार इसकी बीवी के किसके साथ कौन आता जाता था, ये कोई सवाल पूछने वाली चीज़ है? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, उसके बाद एक और बात है, फिर मैं अदलिया से पूछता हूँ। अदलिया में इस वक्त हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके बारे में ये बड़ा मशहूर था कि वो क्या कह सकते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए वो होते हैं। मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि उन्हीं के एक कॉलीग हैं, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने CRPC 4971 के तहत उन्होंने डिसीजन भी लिए थे कि या औरत या बच्चा या बीमार बंदा ये 90 दिन से ज़्यादा उसके अंदर कस्टडी में नहीं रह सकते, अगर अनटिल अनलेस वो अपनी केसेस के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, उनको चेंज नहीं कर सकते या भाग नहीं सकते। इनके अलावा आप उनको रख नहीं सकते। वो इस पे क्या कर रहे हैं? अच्छा, उसके अलावा फिर हम ये देखते हैं कि हमने करप्शन की आपने भी बात की थी, वो की थी, और आपने कहा था कि 190 मिलियन है। देखिए, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है। आपके जो अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि जी इस पैसे को नेशनल बैंक में होना चाहिए था, ये करप्शन है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से निकाल के नेशनल बैंक में डाल दो, आपका मसला हल हो जाएगा। सर मैं यहाँ रोकूंगा, सर मैं यहाँ रोकूंगा, सर मैं यहाँ रोकूंगा, सर मैं यहाँ सर मैं यहाँ रोकूंगा, सर मैं यहाँ रोकूंगा। इल्जामात है सर, सर इल्जामात है ना, सर हम लोग ये काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मेरी आवाज नहीं जा रही है। अच्छा, मैं एक और बात बताता हूँ, होगा क्या इस वक्त पाकिस्तान का कोई भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी लीडर एज ऑफ नाउ कन्विक्टेड नहीं है। तो टेक्निकली स्पीकिंग वो सारे के सारे जेल से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, और मेरे ख्याल में उनको लड़ना भी चाहिए जब तक उनके ऊपर कन्विक्शन नहीं आती, क्योंकि दैट इज द ओनली टाइम व्हेन दे गेट डिस्क्वालिफाइड। मेरा ख्याल है आपके हुमायूं मेमन साहब जो है वो उनकी वो डिस्कनेक्ट हो गए थे हमसे, वरना हमने उनको यही कहना था कि मैं इस वक्त इल्ज़ामात की सियासत पे नहीं जा रहा, हर सियासी जमात पे इल्ज़ाम। हुमायूं मेमन साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि इलेक्शन जेल से भी लड़ा जाता है और माजी में भी जेल से लड़ा गया। हमारा तो इस वक्त मसला ये नहीं है, हमारा तो मैटर ये है क्या इलेक्शन साफ और शफाफ सियासी जमातों को लिविंग प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, क्या इदारे जो हैं वो गैर जानिबदार हैं, क्या मुल्क में मौजूदा हालात के बुनियाद पर मुफाहमती अमल हो रहा है, क्या ऐसे इलेक्शन के बाद मसाइल हल होंगे या हम सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा बेसिक था। और बाकी इल्ज़ामात की सियासत तो आप पर भी है, जब तक साबित नहीं होती, जैसे आपने कहा PMLN पे भी थी, पीपल्स पार्टी पे भी थी, तो वो इल्ज़ामात हैं, वो तो होते रहते हैं, और जिस पे साबित हुआ है वो मुजरिम हुआ है, और फिर उसके बाद वो अगर अदालत में जाए अपने आप को रेक्टिफाई करे। मैं यहाँ एक और बात बताते हुए जाता हूँ हमारे सियासतदानों की, कि 2024 में जो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन थी, ज़रा सोचिएगा, $3 बिलियन के लिए, $3 बिलियन के लिए IMF के कदमों पे गिरे हुए हैं। और अगर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन 2024 तक मुकम्मल नहीं हुई, जो कि ईरान कर चुका है, और अगर वो इंटरनेशनल कोर्ट में गया तो हमें $18 बिलियन देना पड़ेगा। सोचें, ये हमारे सियासतदान हैं, हुक्मरान हैं, ये क्या फ़ैसले करते हैं। और वही वाली बात आती है कि हर चीज़ पे मैच्योरिटी है। वैसे सही किसी ने कहा कि पाकिस्तान का निज़ाम पाकिस्तान में पॉलिटिशियन पैदा करता है, लीडर्स नहीं, क्योंकि लीडर्स अगले जनरेशन को देखता है और पॉलिटिशियन जो है वो अगले इलेक्शन को देखता है, जो तमाम सियासी जमातें और सियासतदान उस तरफ देख रहे हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।